नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, हम आपके समक्ष जो लास्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर वो कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम इस कड़ी में शुरुआत में हमने ज्योग्राफी सीखी, उसके बाद में हमने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर लिए, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर लिए। और अब मेरी जो जर्नी है आर के जो सर चैनल की, वो आपके पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, उस पर मेरी जर्नी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये जर्नी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं, इस जर्नी को जारी करते हैं। अब आपके सामने देखिए, आप ये जर्नी हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले पावर शेयरिंग की बात रखिए। वर्तमान समय में आपको पता है पावर हो गया सत्ता और शेयरिंग हो गई सत्ता में हिस्सेदारी। सत्ता में हिस्सेदारी ये क्यों जरूरी है? मेरे हिसाब से इसका मैंने आपको जो लिखा है, इसका जो मीनिंग सेंस है, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हम प्राचीन समय से भारत के इतिहास को देखते आए हैं, राजनीति को देखते आए हैं। तो यहाँ पर यदि पावर सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो हमेशा डर ये बना रहता है कि कहीं उसका दुरुपयोग न हो जाए। और वैसे भी हमारे भारत के इतिहास के बारे में ये कहा गया है कि तलवार की नोक पर शासन चला करते थे, और तलवार को एक ही बंदा पकड़ता है, वो राजा या महाराजा हुआ करता था। तो यहाँ देखिए, आपके इस चैप्टर में पावर शेयरिंग है, सत्ता का जो बंटवारा है, हिस्सेदारी है, उसके तहत यहाँ पर 2 जो टॉपिक है या 2 देशों के बारे में जानकारी शेयर की गई है। किस प्रकार से ये 2 देश कौन कौन से हैं, मैं आपके समक्ष आपको बताना चाहूंगा। तो एक देश का नाम है बेल्जियम, ये यूरोप में स्थित है। ये देश यूरोप में स्थित है। और दूसरा जो देश है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है श्रीलंका। ये बिल्कुल हमारा इंडिया का पड़ोसी है, ये एशिया में स्थित है। यहाँ दोनों देशों में जो पावर शेयरिंग है, सत्ता में जो हिस्सेदारी है, सत्ता का जो बंटवारा है, वो इस प्रकार से किया गया है कि सभी कम्युनिटी है वो एक साथ इसमें राजी रहे, खुश रहे और एक साथ अपने देश का डेवलपमेंट कर सके। जैसा कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट के बारे में। कुछ मेरे जो शुभचिंतक ने कहा था कि आपकी जो ये पीडीएफ फाइल जो पेज है आपका, वो साइड में आप करते हो, वो क्लियर नहीं आ रहा है। तो आज मैंने थोड़ा सा कुछ बदलाव इसमें किया है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। अब आप इसमें आगे देखिए आप। तो शुरुआत हम बेल्जियम से करते हैं। शुरुआत हम बेल्जियम से करते हैं। तो शुरुआत हम बेल्जियम से करते हैं। आपके समक्ष ये है, और ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया। ये देखिए, थोड़ा पीडीएफ फाइल हमने कुछ इस प्रकार से लगाई है कि ये यहाँ से सेंसिटिव है, फिर भी चलो भाई हम कोशिश करते हैं आपको समझ में आए। यहाँ सबसे पहले मैं ये जो टॉपिक है बेल्जियम वाला, यहाँ पर पावर शेयरिंग के लिए क्या क्या किया गया और इस देश में कितने के नागरिक है, उसके बारे में जानकारी आपको दे रखी है। वो थोड़ा सा क्लियर मैं आपको करना चाहूँगा। हम कुछ लिखना भी चाहेंगे, नॉर्मली कुछ चीज़ें क्लियर है हम आपको बताना चाहेंगे। आप देखिए, आपके समक्ष ये आपके समक्ष है, और इसमें हम कुछ लिख भी सकते हैं। देखिए आप, ये स्मॉल कंट्री है, ये यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है, छोटा सा देश है। कहाँ स्थित है ये थोड़ा सा मैं आपको जानकारी बता दूं। यूरोप का जो नक्शा हम इस प्रकार से जो नक्शा बनाते हैं, ये यूरोप का नक्शा इस प्रकार से हम बनाते हैं। ये और भी नीचे लेते हैं तो यहाँ ये जो हिस्सा है ये कंट्री बेल्जियम है, और बेल्जियम के बगल में ये यहाँ पर ये एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ आपकी जर्मनी है, नीचे की तरफ ये फ्रांस है। जो भी जानकारी आपको दे रखी है, नीचे वाला हिस्सा फ्रांस का हो गया, और यहाँ पे ये लग्जमबर्ग भी, ये जो भी है लग्जमबर्ग, इस प्रकार से आपको ये जानकारी दिखाई देगी। और ये हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं। बेल्जियम यूरोप का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक देश है। तो यहाँ देखिए, इसका जो एरिया है बेल्जियम का, ये थोड़ा छोटा है, और स्मॉलर किससे छोटा है, ये हरियाणा से भी छोटा है।
आज पहला प्रयास है, हो सकता है कुछ आपकी दिक्कत आई इसको समझने में। हम इसको थोड़ा बड़े तौर पे इसको प्रयास करेंगे। आप लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज किया है इसमें हमारे टेक्निक में, देखते हैं इसको। तो ये हरियाणा से भी ये छोटा कंट्री है, हरियाणा हमारा एक राज्य है और ये उस राज्य से भी छोटा एक देश है। और इसकी बॉर्डर सीमा कौन कौन सी लगती है? एक तो लगती है फ्रांस, ये देखिए फ्रांस है, ये मैंने आपको नोट कर दिया, फ्रांस है। और आपके नीदरलैंड है, ऊपर वाला ये इधर ये नीदरलैंड्स भी है। हो सकता है आज इसमें थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन आप थोड़ा समझिए इसको। नीदरलैंड्स भी है, लग्जमबर्ग के बारे में आपको बता दिया, लग्जमबर्ग, और ये जर्मनी भी है। मुझे कोशिश है मैं आज थोड़ा इसमें हाथ साफ हो जाएगा मेरा। अब देखिए आप इसकी पॉपुलेशन, अब यहाँ पर आपको एक जानकारी दे रखी है, इसकी पॉपुलेशन क्या है। इसकी पॉपुलेशन है वो दे रखा है लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़। इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। थोड़ा सा मैं इसको, आज हमने थोड़ा सा इसमें कुछ बदलाव किया है, मुझे उम्मीद है ये तकनीकी है, मशीन्स होते हैं ये स्मार्ट बोर्ड वगैरह जो भी है ये, तो धीरे धीरे ये मेरा हाथ साफ क्लियर हो जाएगा इसमें। चलो हम थोड़ी ऊपर जगह बनाते हैं, जिस प्रकार से हमें इसको आगे आपको समझाना है। आप इसको देखें आप हिसाब से, यहाँ पर भी मैं कुछ इरेज करने का प्रयास करता हूँ, तरीके से इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसमें आगे शुरुआत बेल्जियम की बात है। हाँ जी, तो सबसे पहले आपके ये बॉर्डर, इसके बॉर्डर्स में कौन कौन है, तो साइड में हम बात करते हैं तो जर्मनी है इसकी साइड में, एक इसकी साइड में फ्रांस है। ये जब भी आप इसका आंसर दोगे तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। एक आपका नीदरलैंड्स है, पहले इसका नाम पोलैंड था, ये नीदरलैंड्स है। और एक आपके सामने दे रखा है लग्जमबर्ग। चलो ये इसके 4 जो कंट्रीज हैं इसके बॉर्डर है, तो आपको ये जानकारी आपको आपके बहुत जरूरी है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग इसके बगल में स्थित है। अब देखिए इसको आगे, और इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो पॉपुलेशन है उसकी हम बात करते हैं, तो ये नियर अबाउट 1 करोड़ है इसकी पॉपुलेशन। और यहाँ पर इसकी तुलना की गई है हमारे स्टेट और वो स्टेट है हरियाणा। तो हरियाणा से भी छोटा ही स्मॉल इन साइज, यदि कंपेयर करते हैं तो हरियाणा से भी छोटा है स्मॉल इन साइज। साथ साथ आपको यहाँ पर यही बता रखा है कि हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है। यदि हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है। चलो ये जानकारी आपकी समझ दे रखी है। अब हम इधर वाले में कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। ये मैंने नोटिस किया है कि दोनों तरफ लिखने का प्रयास करते हैं तो ये जो मशीन है ये बीच में कहीं फ्लैक्चुएट होती है, तो इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये देखिए फ्रांस है, ये क्लिक करते ही यहाँ से शुरू हो जाता है पेज वाला। चलो मैं देखता हूँ, फ्रांस है आपका, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग, ये आपको बता दिया। इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको साफ दिखाई दे। और हरियाणा की जो पॉपुलेशन है अबाउट हाफ द पॉपुलेशन हरियाणा, तो इसका मतलब हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है और बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है। अब यहाँ एक चीज आपके सामने आती है, एथनिक क्या चीज है, इसकी परिभाषा यहाँ पर दे रखी है, आपके समक्ष ये परिभाषा इसकी दे रखी है। एथनिक का जो शब्द है वो है संजातीय। मैं कोशिश करता हूँ ये मशीन मेरा कहना माने, संजातीय। ये संजातीय वर्ग इसको इस्तेमाल किया जाता है, संजातीय। अब देखिए आप संजातीय वर्ग, थोड़ा हिसाब से तरीके से आना पड़ेगा इसको। तो ये ऐसे यहाँ पर वो समूह है, शुरुआत से ऐसी कम्युनिटी, ऐसी सोसाइटी जो हजारों सालों से यहाँ रह रही है और वो उनकी वो लैंग्वेज, उनके आसपास के जो माहौल के अनुसार वो लैंग्वेज अपना इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर एथनिक्स। तो ये एक सामाजिक डिवीजन है,
ये इसमें संस्कृति अलग होती है इनकी जो संस्कृति वो अलग है। जो लोग इस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो एक कॉमन डिसेंट का मतलब हो गया उनके वो जो पूर्वज है वो एक जैसे हैं, क्योंकि उनमें जो उनकी जो शरीर की जो बनावट है, शेप साइज है वो एक जैसी है, संस्कृति भी उनकी एक जैसी है। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। हाँ, और ऐसा संभव है कि शुरुआत में उनका धर्म, उनकी राष्ट्रीयता एक जैसी रही हो। तो एथनिक है, एथनिक का एक आपका क्वेश्चन बन जाता कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, समझा दिया आपको, मिटा देते हैं। मिटाने से क्या होगा, ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अब ऊपर देखिए आप, इसको भी हम मिटाने का प्रयास करते हैं। अब इसको आगे देखते हैं हिसाब से। तो यहाँ पर इसको भी मैं मिटाने का प्रयास करते हैं। ये मैंने आपको जानकारी दे दिया आपको। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि लिखने की आदत डालें। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे, हमेशा मेरे वीडियो चलेंगे तो एक तरफ आपकी ये साइट खाली रहेगी जहाँ पर हम लिख के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप लिखने की आपको आदत नहीं है तो आप जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। आप, मेरा ये मानना है। चलो इसमें आगे देखिए। एथनिक वाला मैंने आपको समझा दिया, एथनिक वाला मैंने आपको समझा दिया। हाँ, ये कंपोजिशन है यहाँ है। स्मॉल कंट्री है, वेरी कॉम्प्लेक्स है। क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रखी है, वो दे रखी है। इसके दो, ये थोड़ा हम बनाते हैं आपको। ये इसको राइट, ये आपके सामने बनाने का हम प्रयास करते हैं। मेरा हाथ कुछ मामलों में पहले से बचपन से सेट है, मैं आर्टिस्ट भी रहा हूँ। तो इस प्रकार से किस प्रकार से कौन सी डिजाइन क्या कैसे है बनाने में मुझे इतना जोर नहीं आता है। कोशिश करते हैं कि आपके सामने, ये लो साहब, ये आपका बेल्जियम बन गया। तो बेल्जियम के अंदर यहाँ से इसको ये यहाँ इस इधर से ये एरिया ले लिया। ऊपर वाला जो एरिया है वो फ्लेमिश है, मैं आपके सामने बना के बता दूँ आपको। नीचे वाला जो एरिया है वो वलोनिया है। अब ये जो जानकारी यहाँ पर शेयर की गई वो मैं आपके सामने बताता हूँ। ये जो फ्लेमिश के लोग हैं यहाँ पर, तो ये 59% लोग हैं और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, डच स्पीकिंग। डच, ये आपको दिखाई दे, डच स्पीकिंग लोग हैं। ऊपर वाले जो फ्लेमिश है ये डच स्पीकिंग लोग हैं और इनकी जो पॉपुलेशन वो 59% है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब वलोनिया की बात करते हैं तो यही आपके सामने जानकारी दे रखी है। इसको हम कोशिश करते हैं ये आपकी सेट हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आए। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत आई जाती है। वलोनिया जो रीजन है वहाँ पर लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये आप देखिए, ये वलोनिया है और इनकी कहीं कहीं फ्लैक्चुएट होता है आपस में जब ये लिखते हैं। चलो अभी इसको देखते हैं। ये हो गया और ये 40% है। ये लोग 40% पीपल है यहाँ जो रहने वाले लोग 40% है। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ये है फ्रेंच स्पीकिंग। ये फ्रेंच स्पीकिंग भाषा बोलने वाले ये लोग हैं। चलो ठीक है। इसके अंदर साथ साथ हम आपको ये बताते हैं कि ये वाला जो एरिया है, इधर वाला ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ बगल में पास में इनकी जो पड़ोसी देश है वो जर्मनी है। यहाँ बगल में जर्मनी है, तो ये जर्मनी की वजह से ये लोग हैं, इनका है 1%। ये 1% पीपल है भाई। वैसे ये वलोनिया का हिस्सा ही है, 1% पीपल है और ये जर्मन स्पीकिंग है। जर्मन स्पीकिंग है भाई। ये आपने देख लिया इसको, ये मैंने आपको नोट करवा दिया है। तो फिर से रिपीट करते हैं। फ्लेमिश है यहाँ पर, ये डच भाषा बोलने वाले लोग हैं इसको। और यहाँ एक बीच में ये जो हिस्सा है ये इनकी राजधानी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं बता दूं, फ्लेमिश में 59% पीपल है, डच स्पीकिंग भाषा बोलने वाले हैं। ये वलोनिया में फ्रेंच स्पीकिंग भाषा बोलने वाले 40% पीपल, ये 40% है और वो 1% वो हो गया। टोटल हम हिसाब लगाते हैं तो ये 59 प्लस 40 और प्लस 01, देखो साहब ये पूरा 100 हो गया। मेरा जहाँ तक मानना है ये आपकी इनकी टोटल पॉपुलेशन आ चुकी। देखिए
अब ये तो यहाँ के बारे में बता दिया अभी, तो ये सब के सब इसका। अब बात करते हैं इस ब्रुसेल्स की। ये जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसकी हम बात करते हैं, वहाँ पर मामला क्या है। तो ब्रुसेल्स का यहाँ पर आपके सामने जानकारी दे रखी है। 80% लोग हैं, देखता हूँ फ्लैक्चुएट ना हो, ये थोड़ा सा देखिए इसको। इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग। अब इसको हम थोड़ा देखते हैं। 80% लोग हैं, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट ही होता है, हमें आदत पड़ जाएगी। जो 80% लोग हैं ये है फ्रेंच स्पीकिंग, ये फ्रेंच लोग नहीं है, फ्रेंच स्पीकिंग है। कहाँ? यहाँ राजधानी। और 20% जो है वो है डच स्पीकिंग। यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। बाहर की तरफ हम देखिए, ये लो साहब, ये राजधानी की बात। इसको रिपीट कर दूं मैं कि जो राजधानी की बात करते हैं, इनकी राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 20% लोग डच भाषा बोलने वाले, 80% लोग हैं ये फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। अब इनके सामने ये मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि इसके मुझे इस टॉपिक में आगे बढ़ना है। बेल्जियम के बारे में हम बात कर रहे हैं, पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। इसमें 2 राज्य हैं, ऊपर वाला जो राज्य फ्लेमिश है, नीचे वाला राज्य आपका वलोनिया है। फ्लेमिश में 59% लोग हैं वो डच स्पीकिंग भाषा, डच भाषा बोलने वाले हैं। वलोनिया में जो दूसरा राज्य है वहाँ पर 40% लोग हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। क्योंकि ये जो बगल में जो एरिया है, ये लोग, ये यहाँ पर जो देश है वो फ्रांस है। ये जो बगल वाला जो एरिया है, नीचे वाला, इधर वाला, ये फ्रांस है, ये जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। और ये इधर वाला जो 1% जो एरिया है जो वलोनिया राज्य का ही है, ये जर्मन भाषा बोलने वाले, जर्मनी के पास में यहाँ पर ये, तो ये इनको ये जर्मन स्पीकिंग लोग है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इनकी राजधानी की। राजधानी में मामला उल्टा है। राजधानी में 20% लोग डच भाषा बोलने वाले हैं, 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। अब इनके आगे का जो है उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये बाहर का मामला थोड़ा निपटा देता हूं मैं ताकि हम इसको आराम से समझ सकें। एक बार राजधानी की बात करते हुए, बाहर वाला मामला हो गया, राजधानी की बात करते हैं। राजधानी से सारे मामले राजधानी से बनते हैं, बिगड़ते हैं। वो चाहे हमारे देश की राजधानी, चाहे न्यू दिल्ली हो, चाहे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो। आगे बढ़ने के रास्ते, पीछे आने के रास्ते, सारे सभी ऐसे होते हैं। तो राजधानी में पकड़ होनी चाहिए। अब दिल्ली दूर नहीं, जब देश आजाद हुआ था तब लोगों ने नारा भी दिया था कि अब दिल्ली दूर नहीं। तो यहाँ देखिए, अब हम राइट करते हैं, हम बात करते हैं ब्रुसेल्स की। तो ब्रुसेल्स का मामला आपके सामने है, ये आपका छोटा सा ब्रुसेल्स बना हुआ है। अब इसके 2 हिस्से कर देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है एक प्रकार से, और ये हिस्सा मैंने ऐसा बना दिया, ये ज्यादा संख्या है, तो ये तो हो गया डच स्पीकिंग। ये आपका हो गया डच स्पीकिंग। तो ये आपके सामने है सिर्फ 20%, लो भाई। और ये हो गया फ्रेंच स्पीकिंग, तो ये हो गया आपका 80%। ये आपके सामने दे रखा है 80%। अब आप इसको देखिए, ये जो एजुकेटेड लोग हैं, ये इधर वाले हैं ड्यू टू एजुकेशन, शिक्षा की वजह से। देखिए आप, ये पॉइंट, ये बिंदु वहां पर भी लागू होते, शिक्षा की वजह से। दूसरा हो गया मॉडर्निटी की वजह से, आधुनिकता की वजह से, शिक्षा, और आप शिक्षित हो और उसके साथ साथ यदि आधुनिकता भी आप आजमाते हो। फ्रांस में वैसे ही मॉडर्निटी ज्यादा है, आजमाते। और इसके अलावा तीसरा, इन दोनों की वजह से हेल्थ ये आपकी मजबूत हो जाएगी, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, स्वास्थ्य का आप ध्यान रखोगे। और चौथा लास्ट पॉइंट, ये जब तीनों चीज आपके कंट्रोल में है तो चौथी चीज को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता, धन। लो साहब,
तो ये जो फ्रेंच स्पीकिंग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं 80%, इन्होंने शिक्षा हासिल की, अपने आप को आधुनिक बनाया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, जिसकी वजह से इनके पास खूब सारा पैसा हो गया। आगे बढ़िए, इनके एरिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, नए शौक से ये रह रहे हैं, जबकि ये जो डच स्पीकिंग वाले लोग हैं अभी भी अपने रीजनल एरिया में इनके पास शिक्षा का भाव है, आधुनिकता का भाव है, हेल्थ का भाव और ये धन, लास्ट में धन का भाव। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया इनमें। यहाँ पर ये साफ 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 लिखा हुआ है, दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं देख रहा हूँ लिख पा रहा हूँ क्या आराम से, चलो दिक्कत आएगी एक दो बार, लेकिन ये करना जरूरी है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। लो साहब, इससे क्या हुआ, ये लोग नाराज हो गए, डच भाषा बोलने वाले, इनके पास आर्थिक सुधार के फायदे लेट पहुंचे और शिक्षा भी लेट पहुंचे इनके पास। अब दिस लेड, अब इसकी वजह से इनके बीच में टेंशन हो गई, टेंशन इनके बीच में टेंशन हो गई। अब ये दोनों डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 1950 और 1960 के दशक में टेंशन हो गई। ये चीज नोट करना जरूरी है। यहाँ पे मैं एक बार नोट कर दूं, एक देखिए, तो ये कब इनके बीच में टेंशन हुई, 1950 का दशक और 1960 के दशक में इनके बीच में टेंशन शुरू हुई। ये जानकारी आपको बता रखी है। अब ये टेंशन धीरे धीरे बढ़ती गई, ये जो टेंशन है धीरे धीरे बढ़ती गई। दिस टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर अकूट इन ब्रुसेल्स। राजधानी में मामला और ज्यादा बिगड़ गया कि वहां पर क्या है कि स्पेशल प्रॉब्लम थी, क्योंकि फ्रेंच लोग यहाँ पर मेजोरिटी में थे और बाकी जो डच स्पीकिंग भाषा बोलने वाले लोग मेजोरिटी में नहीं थे। अब इसमें आगे देखिए आप, एक बार इसको मिटा दूं मैं। अब हमें इस सिस्टम को, क्योंकि मैं बेल्जियम वाले टॉपिक को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको हमें भी कुछ बदलना पड़ेगा इसको समझने के लिए, क्योंकि आपके बुक में ये बहुत सारे टॉपिक एक साथ दे रखे हैं। श्रीलंका और बेल्जियम वाले बहुत सारे टॉपिक एक साथ दे रखे हैं, और मैं चाह रहा हूँ आज बेल्जियम वाला जहाँ भी जो टॉपिक है वो सारा एक साथ क्लियर हो जाए, ताकि आपको बेल्जियम को एक साथ ही पढ़ना पड़े, बार बार अलग, जैसे हम क्लास में देखते हैं उस प्रकार से आपको फायदा हो जाए। चलो भाई हम इसमें आगे देखते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी आपको दे रखी है। अब ये आपका आ गया श्रीलंका वाला मेजोरिटोरियल, ये हमारा अब जो हमारा है वो ये, इसकी हम बात करते हैं। ये इसकी साइज थोड़ी बड़ी करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए थोड़ा सा। मैं कोशिश करता हूं कि ये आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है आपका एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एक क्वेश्चन तो आपको ये बनता है, हम सारे टॉपिक एक साथ लेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है कि बेल्जियम में इन्होंने अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, देश एकजुट करने के लिए, अकोमोडेशन हो गया एकजुट करना, एकजुट करना, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया। और एक क्वेश्चन इसका बनता है बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन स्पेलिंग को देख लीजिए, मॉडल। बहुत सारे बच्चे इसको क्या कि बेल्जियम मॉडल बोलते हैं, इसको बेल्जियम मॉडल नहीं है भाई, ये बेल्जियन मॉडल है। ये दोनों चीज एक ही है। इन्होंने क्या क्या किया, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ के जो लीडर्स थे वो बड़े समझदार थे। लड़ाई की भाषा ये इतना ज्यादा जानते नहीं थे, बड़े समझदार थे। तो इन्होंने क्या है कि इस बात को स्वीकार किया। मैं भी कई बार मेरे परिवार में, स्कूल में बच्चों को बोलता हूँ कि एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। आप में कमी है, आप एक्सेप्ट कीजिए, आप में सुधार जल्दी होगा। और आप में यदि कोई कमी है, आपको बार बार पता चल रहा है, दुनिया आपको बता रही है, लोग आपको बता रहे हैं, उस कमी को आप दूर नहीं करना चाह रहे, उसे आप अपना गुण मान के चल रहे हैं, तो जिंदगी में 40-45 साल के बावजूद भी आगे भी आप इसी प्रकार से परेशान होते रहोगे।
तो मैं कई बार बच्चों को भी क्लास में कहता हूँ और आपको भी यही कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। बेल्जियम के लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई हमें रीजनल डिफरेंसेस है। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के तौर तरीके अलग है और डच भाषा बोलने वाले लोगों के तौर तरीके अलग है। हाँ तो बच्चों आप इसको देखिए यहाँ। अब हम इस बेल्जियम का जो लास्ट पार्ट है इसके साथ ही ये आपका बेल्जियम वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में एकजुटता कैसी है वो बताया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपके कई बार आता है तो एक बेल्जियन मॉडल, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दें, BELGIEN। ये मैं थोड़ा सा और साफ लिख दूँ आपके दिक्कत ना आए, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं इसको लिखते हैं बेल्जियम मॉडल, लिखते हैं इसको बेल्जियम मॉडल, इतना गौर से वो देखते नहीं लेकिन वो बेल्जियन मॉडल है। तो यहाँ मैं इस पेज को लिखने के हिसाब से इसको बड़ा करते हैं और ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ के जो लीडर्स थे, यहाँ के जो लीडर्स थे ये बड़े समझदार थे। मैंने आपको शुरू से बोला भी, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। हम में कमी है तो ये मैंने कई जगह साइकोलॉजी वाले मैंने बुक में कहीं पढ़ा है। आपने यदि एक्सेप्ट कर लिया कि आप में ये कमी है और उस कमी को आप दूर भी नहीं करना चाहते लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो धीरे धीरे वो समय परिस्थिति है आपको उस कमी से दूर कर देगी आपको। तो यहाँ के नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई हमारे इस इलाके में क्षेत्रीयवाद है और हमें कुछ अंतर है। हम आपस में, हमारी संस्कृति है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग और ये डच भाषा बोलने वाले लोग, उनमें संस्कृति में बदलाव है। तो इन्होंने क्या क्या किया, कुछ चेंज किया। तो इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए अपने संविधान में अमेंडमेंट किए, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे संशोधन। तो कब से कब किए, ये कई बार आपका क्वेश्चन आता है आपका 1970 से लेकर 1993, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ये जानकारी आपको दे रखी है 4 टाइम्स। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान में कितनी बार बदलाव हुआ, 4 टाइम्स। तो सबसे पहले संशोधन ये 4 बार हुआ इसमें, ये मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बिटवीन 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times, ताकि वो एक दूसरे को समझ सके आपस में और उनमें झगड़ा ना। और इसके अलावा ये 4 पॉइंट आपके सामने 1 2 3, हम बाकी बात करेंगे। तो ये मैं यहाँ नोट करता हूँ आपके समक्ष और इसको आप देखने का प्रयास करें। इन्होंने जो कैबिनेट बनाया, या तो कैबिनेट बनाया और कैबिनेट के अलावा जो MLA, हमारी भाषा में हम MLA बोलेंगे, हमारी भाषा में हम MP बोलेंगे, तो ये इन्होंने उनकी संख्या 50-50 रखी, बराबर बराबर। डच स्पीकिंग और ये फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लो सर, वो चाहे कैबिनेट हो चाहे वो मेंबर्स हो, 50-50% कर दिया। कैसे भाई, 50 सीट फ्रेंच भाषा बोलने वालों की होगी और 50 सीट डच भाषा बोलने वालों की होगी, और ये सुविधा हम हर जगह देंगे। यही जानकारी आपने यहाँ पर दे रखा है। इसी को बेल्जियन मॉडल बोला गया, इसी को ही बेल्जियन मॉडल बोला गया। लो साहब ये आपके समक्ष कि समस्या तभी उसका एंड होगा कि संविधान के तहत, अब उन्होंने संविधान में नोट कर दिया कि भाई जो डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो मिनिस्टर होंगे उनकी संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब जगह बराबर होगी। लो साहब क्या बात, फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले जो मंत्री होंगे उनकी कैबिनेट के अंदर वो जितने मंत्री वो सब बराबर होंगे, 50-50। यदि 10 लेने हैं तो 5 फ्रेंच भाषा बोलने वाले होंगे और 5 डच भाषा बोलने वाले होंगे। अब ये किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेंगे तो उनमें
एक सिंगल कम्युनिटी अकेला यूनिलेटरल एक तरफा, ये हो गया एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकते, एक तरफा। और ये मैंने आपको बता दिया कि दो इनकी स्टेट है, फ्लेमिश और वलोनिया, और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर भी ये तभी ही कोई भी प्रस्ताव प्रपोजल वहां रखेंगे वो तभी पास होगा जब वो उनके आपसी हितों को नहीं टकराता है। ऐसा मुद्दा वो रखेंगे नहीं यहाँ पर जो उनमें आपस में टकराए। ये पॉइंट आपके सामने दे रखा है। चलो इसको मैं एक बार इरेज कर दूं। पहला मैंने आपको बता दिया, रिपीट करने वाली बात नहीं है। 1970 से 93 में 4 बार संशोधन हुआ और कैबिनेट में संख्या बराबर रखी, फ्रेंच भाषा बोलने वाले, डच भाषा बोलने वाले, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी उन्होंने संख्या बराबर रखी। दोनों स्टेटों में संख्या बराबर रखी ताकि कहीं भी आपसी हित उनके ना टकरा जाए। अब देखिए ब्रुसेल्स में एक अलग से गवर्नमेंट बनाएगी, ब्रुसेल्स में एक अलग से गवर्नमेंट ये बनाएगी। चलो भाई इसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ, ये अलग से ब्रुसेल्स में एक अलग से गवर्नमेंट बनाएगी, उसमें भी दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया है। ब्रुसेल्स गवर्नमेंट, ये लोग इसको एक बार जो ब्रुसेल्स में है वो अलग से गवर्नमेंट बनाएगी, ब्रुसेल्स गवर्नमेंट, उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। उसके अंदर भी क्या रखा गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया ताकि यहाँ पर भी झगड़ा होने की नौबत ना आए। ठीक है, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल उन्होंने स्वीकार कर लिया भाई कि हम राजधानी के अंदर भी हम बराबर बराबर रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी बात है बच्चों, जहाँ जिनकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है वहां पर भी वो स्वीकार करें कि ये जो माइनॉरिटी है ये हमारे बराबर रहेगी। कितनी बड़ी बात है। मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे भारत देश में इस प्रकार की बातें करना एक नासमझी की बात है। क्या पता आगे चल के कोई महापुरुष ऐसा आए मोदी जी से भी बढ़कर और इन चीज़ों को आगे ले जाए, ये बात है। अब इसमें आगे देखिए आप, हाँ अब ये लास्ट इसका पॉइंट है, फोर्थ, इसको आप समझना पड़ेगा आपको। इसको आप बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये रही कम्युनिटी को सामुदायिक सरकार। अब बहुत सारे ऐसे मुद्दे मैं देखता हूँ यहाँ पर चल पा रहा है आराम से। यस, कम्युनिटी गवर्नमेंट ये आपके समक्ष है। कम्युनिटी गवर्नमेंट सामुदायिक सरकार ये किस किस पर निर्णय ले सकती है, तो यहाँ पर साफ साफ धर्म पर, रिलीजन पर निर्णय यही गवर्नमेंट लेगी, कल्चर पर निर्णय यही गवर्नमेंट लेगी, लैंग्वेज के बारे में यही गवर्नमेंट निर्णय लेगी। सीधी बात है, धर्म, कल्चर, लैंग्वेज जो भी है, रिलीजन, इन पर ये डिसीजन लेगी। और वहाँ पर और इसके अलावा एजुकेशन से संबंधित भी एजुकेशन जो से संबंधित यही हुआ, ये आपके सामने रखा है। इश्यूज जितने भी जो मुद्दे हैं इनसे संबंधित इन सब मुद्दों पर यही डिसीजन लेगी। यहाँ देखिए आप, इज इलेक्टेड this community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। हाँ, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी जो अलग अलग प्रकार से जो भाषा बोलते हैं उनके आधार पर, वो चाहे पूरे देश में कहीं रहे। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल ग्रोथ। मैंने वो अपना आप पढ़ लिया भाई, कल्चर से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, भाषा से संबंधित जो मुद्दे हैं इन सब से के बारे में निर्णय वही गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी। इसको ही बेल्जियन मॉडल बोला गया, यही बेल्जियन मॉडल है। यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भैया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भैया। यहाँ एक टीचर बन के समझाना भी एक बहुत बड़ी बात है, और एक नागरिक होना यहाँ बेल्जियम का और इन सबको फॉलो करना एक बहुत बड़ी अलग बात होती है। इसके अलावा इस टॉपिक से संबंधित एक चीज आपको जानकारी है, वो है यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर भी यहीं चूज किया। ये जानकारी मैं आपको यहाँ पे नोट कर दूं। यूरोपियन यूनियन ने भी अपना
हेड क्वार्टर यही चूज किया। ये कई बार आपकी क्वेश्चन आ जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये बेल्जियन मॉडल वाला ये लास्ट आपका पॉइंट है। इस पॉइंट को करने के बाद मैं ज़्यादा समझता हूँ इस चैप्टर में बेल्जियम से संबंधित जो भी जानकारी है तो आपके सामने दे रखा है। यूरोपियन यूनियन, जिसको हम EU बोलते हैं, ये यूरोप के देशों का एक संगठन है EU। इनकी वो करेंसी भी अलग ही है इनकी, और इनका जो हेड क्वार्टर है, वो जो हेड क्वार्टर है बाकायदा यहाँ पर दे रखा है। वो भी कहाँ बनाया गया हेड क्वार्टर? ब्रुसेल्स में बनाया गया है। अब यहाँ पर एस दे रखा है, मतलब बहुत सारे हेड क्वार्टर्स, यहाँ पर बहुत सारे ऑफिस बनाए होंगे, और वो भी उसके लिए इसको डिसाइड किया गया, बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स को डिसाइड किया गया कि ये यूरोपियन यूनियन की जो हेड क्वार्टर वो यही होगा, यहीं से सब कुछ रन होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है मैंने बेल्जियम के बारे में सब कुछ आपके सामने क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं, अकोमोडेशन बेल्जियम और बेल्जियन मॉडल, दोनों के आंसर है वो सारा मैटर क्लियर कर दिया है। एक समस्या आ रही थी कि भाई ये इधर वाला हमारा आपका जो ये पेज साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैंने दूर करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है समय समय पर आप हमें सुझाव देते रहेंगे और हम इसी प्रकार से आपको लाभान्वित करते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।